गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मुद्रा परिमाण की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत सभी एस्पेक्ट से कंप्लीट कर दिया है। अब इरविंग फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत रहा है उसमें कौन कौन सी कमियां रही, उन कमियों पर चर्चा करते हुए आगे अगले जो कैम्ब्रिज थ्योरी है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा परिमाण या इरविंग का जो चौथा कॉलम है आलोचनाएं। कौन कौन सी कमियां इसमें रही हैं, उन कमियों पर अपन बात यहां करेंगे। तो पहली बात यदि हम करें तो सौदापालन जो दृष्टिकोण है, यह सिद्धांत एक साधारण या समानांतर सत्य है। इसकी पहली आलोचना है यह सिद्धांत साधारण सिंपल है और समानांतर सत्य है। ज्यादातर आलोचना करने वाले जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं इरविंग फिशर ने जिन चरों के बीच में संबंध स्थापित किया है, संबंध क्या स्थापित किया है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध होगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा घटेगी तो कीमत स्तर भी घटेगा। ये संबंध स्थापित उन्होंने किया है। अब इसमें मुद्रा के मूल्य की जो बात करता है वो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घट जाएगा या आनुपातिक संबंध विपरीत दिशा में रहेगा, उसकी बात करता है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इस थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं बताया जो कोई विशिष्ट बात को बताता हो। इन्होंने जो बात बताई है वो तो बिना सिद्धांत के भी सिद्ध हो रही है। ये तो एक ऐसा प्राकृतिक नियम बन रहा है कि उस नियम को हमें समानांतर रूप से सत्य के तौर पर स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जब हमारे पास 10 रुपए मुद्रा की मात्रा और वो बढ़कर 20 रुपए हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमें पता है कि जो वस्तु पहले 2 रुपए में आती थी अब वो 2 रुपए में नहीं आएगी, उसका कीमत भी बढ़ेगा। ये तो साधारण सी बात है। ऐसा फिशर ने विशेष क्या बता दिया कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। ये तो समानांतर सत्य है कि यदि ऐसा होता है तो बिना सिद्धांत की ये बात सिद्ध हो जाएगी। दूसरी बात वो वैल्यू की करता है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है, जो वस्तु हमारे पास ज्यादा आती है, जो वस्तु संख्या में ज्यादा होती है, उसका कोई मूल्य भी नहीं होता। तो फिशर के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं कि ये जो बातें ये तर्क देते हैं, ये मान्यताएं जो लेकर बता रहे हैं, ये कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है जिसकी वजह से किसी सिद्धांत की जरूरत हो। ये तो एक समानांतर और साधारण सत्य सी बात है, हमें स्वीकार करना ही होगा कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा घटेगी तो कीमत स्तर भी घट जाएगा, वैल्यू में उल्टा हो जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो उसका वैल्यू घट जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा घटेगी तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो बात करता है इसकी आलोचनाओं में आलोचक वो करते हैं अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक जो मान्यताएं, देखिए साथियों, यहां ये समझना होगा आपको कि फिशर ने अपना सिद्धांत जो दिया है उस सिद्धांत में कुछ मान्यताएं निर्धारित की, और मान्यताएं निर्धारित करने के बाद उस सिद्धांत को फिशर ने आगे डेवलप किया है। अब यहां हम बात करें उन मान्यताओं की जिनके आधार पर फिशर ने सिद्धांत दिया है। तो मैंने आपको 4-5 मान्यताएं पिछले वीडियो में बताई। उसमें बताया गया कि m और m' का अनुपात स्थिर होता है। दूसरा मैंने आपको बताया v और v' का मान भी स्थिर होगा। तीसरा आपको मैंने बताया मुद्रा एकमात्र कार्य करती है विनिमय का माध्यम। चौथा हमने आपको बताया कि यह सिद्धांत केवल दीर्घकाल के लागू होता है। पांचवा हमने आपको बताया कि इसमें t का मान सौदापालन व्यापार की जो स्थिति है उसको स्थिर मानता है। तो फिशर ने जितनी भी मान्यताएं दी हैं वो सारी की सारी मान्यताएं अवास्तविक हैं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? फिशर मानता है कि मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा का अनुपात स्थिर होगा। ये तार्किक नहीं है। मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा का मान अलग अलग हो सकता है, अनुपात अलग अलग हो सकता है। आज जो बैंकिंग संरचना से जो विकास हो रहा है उसमें साख मुद्रा का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है, और हम उसको केवल नगद मुद्रा से जो चलन इकोनॉमी मुद्रा है उसके साथ हम कंपेयर करें तो गलत हो जाएगा। उनका अनुपात एक जैसा नहीं हो सकता सभी इकोनॉमियों के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी होती है जहां साख का विस्तार आज भी नहीं, बहुत कम मात्रा में साख का विस्तार हो रहा है। कुछ इकोनॉमी ऐसी है, विकसित देश ऐसे हैं जब साख का विस्तार बहुत अधिक हो गया। तो इन्होंने जो मान्यता ली है कि m और m' का मान स्थिर अनुपात में होगा, वो गलत है। दूसरी बात आती है कि v और v' का मान जो मुद्रा का संचलन वेग है, चलन वेग है, वो
द्वारा, एक वित्तीय वर्ष में मुद्रा की एक इकाई के द्वारा कितने सौदे संपन्न किए जाते हैं, कितनी क्रय शक्ति को, कहने का मतलब जन्म दिया जाता है, कितने हाथों से वो इकाई गुजरती है, ये संचलन वेग। अब अपने सिद्धांत में उस संचलन वेग को स्थिर मान रहा है, जबकि एक वर्ष की अवधि की बात कर रहा है, और जबकि एक वर्ष की अवधि का संबंध प्रवाह से होता है और समय के बिंदु का संबंध स्टॉक से होता है। तो कंसेप्ट तो फ्लो का बन रहा है, प्रवाह का बन रहा है, जो एक वर्ष की अवधि की बात कर रहा है, और एक वर्ष की अवधि में किसी का मान स्थिर नहीं हो सकता। और यहां जो गैरकार्य की बात आ रही है वो ये आ रही है कि कंसेप्ट का जो नेचर है वो तो फ्लो बन रहा है, और वो बात कर रहा है स्टॉक की कि मान स्थिर होगा। तो यहां मुद्रा का संचलन वेग एक वित्तीय वर्ष में स्थिर मानना बिल्कुल गलत है। इसलिए आगे जाकर ये जो चलन वेग की धारणा है इसको कैम्ब्रिज समीकरण से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसको दूसरे दृष्टिकोण से नगद रूप में कितना रखा जाएगा, किस रूप में उस भाग का नगद अपने पास रखा जाएगा, उस रूप में लेकर सिद्धांत को आगे डेवलप किया है। तीसरी इसमें जो हमने आलोचना ली है उसमें हमने टी का मान भी स्थिर माना है। तो देखिए किसी इकोनॉमी में एक वित्तीय वर्ष में टी का मान, व्यापार का मान, सौदों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, या उसको हम स्थिर मान लें वो भी गलत होता है, क्योंकि इकोनॉमी में एक वित्तीय वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आपने कुछ सिद्धांतों में व्यापार चक्रों के बारे में पढ़ा होगा, व्यापार चक्र किस प्रकार का चक्रों लेकर चलते हैं। कभी इकोनॉमी में बूम आ जाता है, कभी फिर मंदी की तरफ चली जाती है, कभी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है, फिर कभी बहुत ऊंची चढ़ जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। जैसे अब इफेक्ट है कि इस वित्तीय वर्ष में कोरोना की वजह से इकोनॉमी में मंदी का दौर चल रहा है, आर्थिक न्याय शिथिल हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कीमत स्तर बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो ये समस्या का सामना में करना पड़ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक विशेष प्रकार की डिजीज आ रहा है, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का बनना आ रहा है। अब एक वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की परिस्थिति तो बहुत अधिक बनती है। तो कहने का मतलब हम जब इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है तो फिर इकोनॉमी को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं। उस इकोनॉमी में जो क्रय शक्ति की बात की गई है, सौदे उत्पादन की जो बात की गई है, उसको हम स्थिर नहीं कर सकते। इसलिए फिशर का समीकरण फेल हो जाता है कि जो बात कर रहा है टी का मान स्थिर रहेगा, टी का मान स्थिर नहीं रह सकता, टी का मान बदला हुआ रहेगा। इसके अलावा इसने एक मान्यता है लिए अवास्तविक मान्यता में मुद्रा एक मान्यता नहीं करती, विनिमय का माध्यम। ये भी गलत सिद्ध हो जाता है कि मुद्रा आज की जो परिवर्तनशील जो मुद्रा का रूप बन रहा है या इकोनॉमी की दिशाएं बदल रही है उसमें केवल हम यही कहें कि मुद्रा एकमात्र कार्य करती विनिमय का माध्यम, तो ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि मुद्रा आज ऐसे ऐसे विशिष्ट कार्य करने लगी जिनके बारे में मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे कार्य मुद्रा करने लगी है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मुद्रा के द्वारा बहुत अधिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें आप विनिमय का समीकरण भी ले सकते हैं, आप संचय का कार्य भी ले सकते हैं, आप भविष्य का निपटारा भी ले सकते हैं, मूल्य का स्थानांतरण भी ले सकते हैं। ये सब प्रकार के कार्य मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। केवल विनिमय समीकरण या विनिमय की बात करना गलत साबित होगा। इसके अलावा फिर ये मान्यता रहता है कि इस सिद्धांत का संबंध जो है वो दीर्घकाल की अवधि से। इसका भी कैम्ब्रिज थ्योरी जो है वो इसका आलोचना करती है, इसका विरोध करती है कि कोई भी सिद्धांत दीर्घकाल में बनाया जाएगा, दीर्घकाल के लागू होगा, वो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता, तार्किक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केन्स ने तो यहां तक कह दिया कि दीर्घकाल में हम सब लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब हम मर ही जाएंगे उस सिद्धांत को बनाने के बाद और उसकी क्रियान्विति हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो सिद्धांत किसी काम का नहीं हो सकता। इसलिए कैम्ब्रिज थ्योरी इस बात पर परफेक्ट रूप से बल दे रही है और वो कह रही है कि सिद्धांत शॉर्ट टर्म के होने चाहिए, अल्पकालिक होने चाहिए, जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सके, अपने लिए वो सिद्धांत बनाए, उनका उपयोग भी अपने लिए अपन कर सके। जब उसकी ज्यादा प्रयोग जो है उसका वो सार्थक सिद्ध होगा, अन्यथा ऐसे सिद्धांत नहीं बनाने चाहिए जिनका कोई हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो छात्रों यहाँ ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है कि अवास्तविक मान्यताओं में फिशर के समीकरण की सबसे ज्यादा आलोचना होती है, तो उसके द्वारा जो मान्यताएं निर्धारित की गई है उनके कारण होती है। यदि वो मान्यताएं अपनी सुधार कर लेते तो शायद इतनी आलोचनाएं इस समीकरण की नहीं हो पाती। जो अपन कहते हैं कि फिशर के समीकरण पर कैम्ब्रिज की श्रेष्ठता को सिद्ध करिए, तो वो श्रेष्ठता जो सिद्ध हो रही है वो इन मान्यताओं के कारण नहीं हो रही है कि फिशर ने ऐसी मान्यताओं को निर्धारित कर लिया जिसकी वजह से हमारा जो समीकरण है या हमारा सिद्धांत है वो उस समय के अनुसार तो ठीक था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस सिद्धांत को हम लागू करते हैं तो फिर इसकी महत्ता कम हो जाती है। तो दूसरी इसकी आलोचना है अवास्तविक मान्यता। फिर तीसरी जो इसमें बात आती है, चर स्वतंत्र नहीं।
तीसरी आलोचना की है चर स्वतंत्र नहीं, चर स्वतंत्र नहीं है। देखिए फिशर ने अपने समीकरण में P और T इसको तो स्थिर मान लिया और यहां M, V, M डैश, V डैश इन सबको पूर्ति पक्ष में मान लिया और इनको स्वतंत्र माना है। इनमें बदलाव होगा, इनमें बदलाव होने से इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो वैल्यू उसका कम हो जाएगा, इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में चरों की जो सहभागिता है या सहसंबंध की बात करते हैं, चर आपस में स्वतंत्र नहीं है। मुद्रा की मात्रा का प्रभाव उसके चलन वेग पर पड़ता है, चलन वेग का प्रभाव उसकी मुद्रा की मात्रा पर पड़ता है, उसके कीमत स्तर पर पड़ता है, व्यापार सौदोपागम पर पड़ता है। जबकि बहुत सारे कंसेप्ट को इन्होंने क्या मान लिया, कांस्टेंट ही मान लिया, सौदोपागम को स्थिर मान लेता है, चलन वेग को स्थिर मान लेता है। लेकिन मुद्रा की मात्रा में यदि परिवर्तन होगा तो इन पर भी परिवर्तन होगा, इसलिए हम स्वतंत्रता की जो बात कर रहे हैं वो गलत है। सिद्धांत में सारे के सारे चर एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, इसलिए छात्रों यह ध्यान देना होगा आपको कि यह जो समीकरण है वो थोड़ा सा गलत सिद्ध हो जाता है। उसके बाद अगली मान्यता पर हम चर्चा करें तो यह एक पक्षीय सिद्धांत है, एक पक्षीय सिद्धांत। देखिए किसी भी बाजार में संतुलन के दो पक्ष होते हैं, एक मांग पक्ष होता है, एक पूर्ति पक्ष होता है और दोनों पक्षों का अपनी अपनी जगह बहुत अधिक महत्व है। और जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तभी आर्थिक क्रियाओं में साम्य की बात की जाती है, संतुलन की बात की जाती है, या वो सिद्धांत की परिस्थिति में लागू हो पाएगा उसकी बात की जाती है। लेकिन फिशर ने अपने समीकरण में एक पक्ष को कांस्टेंट कर दिया और एक पक्ष की परिवर्तनशीलता का प्रभाव उन चरों पर देख रहा है। कहने का मतलब यह है कि फिशर अपने विनिमय समीकरण में मांग पक्ष को स्थिर मानकर चलता है और पूर्ति पक्ष पर अधिक बल देता है। वो कहता है एम और एम डैश में परिवर्तन होगा जिसके कारण कीमत स्तर पर प्रभाव आएगा, तो कीमत स्तर को तो उसने स्थिर मान लिया है और उधर एम और एम डैश को परिवर्तित करके वो उसके प्रभाव को देख रहा है। तो कहने का मतलब छात्रों यहां यह है कि फिशर ने कंप्लीट रूप से अपने समीकरण के अंदर पूर्ति पक्ष पर बल दिया है और पूर्ति पक्ष पर बल देने के कारण यह सिद्धांत एक पक्षीय हो जाता है, एक अंग का सिद्धांत हो जाता है। जब तक पूरी बॉडी के अंदर अपने पूरे अंग परफेक्ट नहीं होंगे तब तक बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार यदि आपने एक भी पक्ष को, एक भी अंग को आपने विक्षिप्त कर दिया, खंडित कर दिया या उसको कांस्टेंट कर दिया तो वो कंसेप्ट अच्छे से काम में नहीं कर पाएगा, जो फिशर ने किया। फिशर अपने सिद्धांत में क्या कर रहा है, पूर्ति पक्ष पर ज्यादा बल दे रहा है, इसलिए इसको पूर्ति समीकरण भी कहा गया मुद्रा परिमाण का। इसलिए इसकी आलोचना होती है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, दोनों पक्षों के संतुलन से ही कोई सिद्धांत बनेगा, एक पक्ष के संतुलन से सिद्धांत नहीं बन सकता। इसके अलावा यदि हम बात करें, कीमत स्तर एक निष्क्रिय कारक है। अगली जो इसकी आलोचना है वो है कीमत स्तर एक निष्क्रिय कारक। देखिए छात्रों यहां पर कीमत स्तर को यह निष्क्रिय तत्व माना है। इस सिद्धांत में कीमत स्तर को क्या माना है, निष्क्रिय माना है। निष्क्रिय कैसे, इन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से कीमत स्तर प्रभावित होगा। जब मुद्रा की मात्रा प्रभावित होगी तो कीमत स्तर प्रभावित होगा और यदि मुद्रा की मात्रा प्रभावित नहीं होगी तो कीमत स्तर प्रभावित नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि यहां P इज फंक्शन ऑफ Q M, ये मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से कीमत स्तर बदलेगा। ये स्वतंत्र चर है, ये आश्रित है, इसमें बदलाव होगा जिसके कारण इसमें बदलाव होगा। तो सक्रिय कारक कौन सा हुआ, सक्रिय कारक मुद्रा की मात्रा हुई और निष्क्रिय कारक कौन सा हुआ, कीमत स्तर हुआ। तो यहां यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर घटेगा। तो मुद्रा की मात्रा को तो यहां फिशर ने सक्रिय मान लिया और कीमत स्तर को क्या मान लिया, निष्क्रिय मान लिया।
जबकि वास्तविक सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो कीमत स्तर पर सक्रिय कारक है। आज डिमांड लॉ की हम बात करते हैं तो वहां कीमत का परिवर्तन मांग मात्रा पर देखा जाता है। हम इस प्रकार से लिखते हैं QX इज फंक्शन ऑफ PX, कि जब कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसको सक्रिय होना चाहिए उसको तो फिशर ने निष्क्रिय बना दिया, और जिसको निष्क्रिय होना चाहिए उसको फिशर ने सक्रिय बना दिया। तो इसलिए यह सिद्धांत यहां गैर तार्किक हो जाता है। और इस स्थिति में यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से साबित नहीं हो पाती है कि जो सक्रिय चर होना चाहिए वो सक्रिय होगा, इसलिए इसकी आलोचना यहाँ पर हो रही है। अगले बिंदु की यदि अपन बात करते हैं, यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है। देखिए छात्रों, पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार की दशा को आपको समझना होगा। जितने भी क्लासिकल सिद्धांत आए हैं, जितने भी क्लासिकल सिद्धांत आए हैं उन्होंने मान्यता पूर्ण रोजगार की ही है। लेकिन आगे जाकर कैम्ब्रिज थ्योरी या जेएम किन्स की बात करेंगे, हम जेएम किन्स की बात करेंगे, तो जेएम किन्स और जितने भी मॉडर्न के आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपूर्ण रोजगार की दशा की बात की। अपूर्ण रोजगार, अपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार का मतलब है इकोनॉमी में जितनी श्रम शक्ति है उस सारी श्रम शक्ति को रोजगार मिला हुआ है, उनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं है। लेकिन कीन्स ये कहता है कि इस प्रकार की दशा कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी विकसित इकोनॉमी हो। यदि हम उसका अवलोकन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर बेरोजगारी मिलेगी। इसको यूं भी हम समझ सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि क्लासिकल सिद्धांत में पूर्ण रोजगार एक सामान्य घटना है और अपूर्ण रोजगार एक विशिष्ट घटना है जो कभी कभी घटती है। जबकि हम किन्स की थ्योरी की बात करेंगे तो किन्स की थ्योरी में कहा गया है कि अपूर्ण रोजगार एक सामान्य घटना है, पूर्ण रोजगार एक विशिष्ट घटना है जो कभी कभी घटती है। तो यहां जो पूर्ण रोजगार की दिशा को फिशर लेकर चल रहा है ये गलत है, कि पूर्ण रोजगार की दिशा में हम यदि बात करें कि जो संतुलन होगा उसको प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि पूर्ण रोजगार इसलिए नहीं होगा कि किसी भी इकोनॉमी में जब रोजगार मिलता है तो उसके पीछे कार्ल मार्क्स के अनुसार एक आरक्षित या रिजर्व आर्मी भी होती है। जैसे वो श्रम या वो जो रोजगार है अपनी कार्यक्रम को पूरा करता है तो उसकी जगह लेने के लिए बेरोजगारी का दल उसके पीछे होता है जो उसके रोजगार के लिए काम पीछे लगातार करता रहता है। तो जो फिशर ने रोजगार की स्थिति या पूर्ण रोजगार की स्थिति की बात की बिल्कुल गलत है। जेएम किन्स ने इसको अपूर्ण रोजगार की दिशा में बदला है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी इकोनॉमी सामान्य तौर पर अपूर्ण रोजगार की दिशा में काम कर रही है और अपूर्ण रोजगार की दिशा में ही संतुलन होगा, ऐसा जेएम किन्स मानता है। लेकिन फिशर ने क्या किया, अपने सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की दिशा को लेकर चलाया कि इकोनॉमी में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, कोई बेरोजगार नहीं होता। इसलिए सिद्धांत आलोचना की दृष्टि से गलत हो जाता है, गैरतार्किक हो जाता है। और इसके बाद हम आगे इसमें कुछ आलोचनाएं और हैं, अभी अगले वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। और इन आलोचनाओं को कंप्लीट होने के बाद फिर हम कैम्ब्रिज थ्योरी जो है मार्शल का, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।